हम सब जानते हैं कि पौधे फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना? पर उस खाने का होता क्या है? पौधे उस खाने में बंद एनर्जी को इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो आज हम इसी कहानी को समझेंगे। कहानी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, वो प्रक्रिया जो भोजन को शक्ति में बदल देती है। चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, क्या पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है। पर हाँ, पौधों को भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर रेस्पिरेशन की जरूरत ही क्यों है। फिर हम ग्लाइकोलाइसिस को समझेंगे, जो ग्लूकोज को तोड़ने का पहला कदम है। उसके बाद हम एरोबिक रेस्पिरेशन की गहराई में जाएंगे, जहां असली एनर्जी बनती है। और फिर हम टोटल एटीपी का हिसाब लगाएंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये रास्ता सिर्फ तोड़ने का नहीं, बल्कि जोड़ने का भी है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। श्वसन यानी रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये भोजन में बंद एनर्जी का ताला खोलने की चाबी है। अगर हम इसे थोड़ा टेक्निकली देखें तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स ग्लूकोज जैसे कंपाउंड्स के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को ऑक्सीडेशन के जरिए तोड़ते हैं। मतलब मान लीजिए खाना एक तरह का फ्यूल है और रेस्पिरेशन उसे जलाकर एनर्जी निकालने का प्रोसेस है। और जिस फ्यूल को जलाया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, उसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है कि पौधों में हमारी तरह फेफड़े या कोई खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होते? इसकी वजह उनका अनोखा डिजाइन है। पहला, पौधे का हर हिस्सा, चाहे जड़ हो, तना हो या पत्ती, वो अपनी गैस की जरूरत खुद ही पूरी कर लेता है। दूसरा, जानवरों के मुकाबले उनकी एनर्जी की जरूरतें बहुत कम होती हैं। और तीसरा, उनकी ज्यादातर जीवित कोशिकाएं सतह के बिल्कुल करीब होती हैं, जिससे गैसों का आना जाना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि भोजन के टूटने से जो एनर्जी निकलती है, उसे सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसे एटीपी नाम के मॉलिक्यूल्स में स्टोर किया जाता है। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी समझ सकते हैं, जिसे वो अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च करती है। तो अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर, ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लूकोज को तोड़ने का पहला और सबसे यूनिवर्सल स्टेप है। मतलब ये सभी जीवित जीवों में होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या इंसान या फिर पौधे। ग्लाइकोलाइसिस शब्द का मतलब ही है शुगर का टूटना। ग्लाइकोज यानी शुगर और लाइसिस यानी टूटना। ये प्रक्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होती है और इसे ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ बस इतना है। एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल बीच से टूटकर 3 कार्बन वाले पाइरुविक एसिड के 2 छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है। भले ही इसमें 10 स्टेप्स हों, पर नतीजा यही है, 1 से 2 का बनना। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो पाइरुविक एसिड बना है, अब उसका क्या होगा? ये एक चौराहे पर खड़ा है और आगे का रास्ता इस एक बात पर निर्भर करेगा कि सेल में ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फर्मेंटेशन होगा, जो साइटोप्लाज्म में ही होता है और इसमें बहुत ही कम एनर्जी मिलती है। पर अगर ऑक्सीजन है तो होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहीं पर असली एनर्जी का खजाना खुलता है। अब हम उस प्रक्रिया को देखेंगे जहां सबसे ज्यादा एनर्जी बनती है, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये सब होता है सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन को शुरू करने के लिए पाइरुविक एसिड पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी हिस्से यानी मैट्रिक्स में जाता है। वहां ये एक नए मॉलिक्यूल में बदलता है, एसिटाइल कोए। इसे आप क्रेब्स साइकिल में एंट्री के लिए एक टिकट की तरह समझ सकते हैं। ये एसिटाइल कोए फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ये एक पहिए की तरह लगातार घूमता है और एसिटाइल कोए को पूरी तरह से तोड़ देता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। लेकिन इसका सबसे जरूरी काम है एनर्जी को NADH और FADH2 जैसे मॉलिक्यूल्स में लोड करना। ये मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं चार्ज की हुई बैटरियों की तरह हैं, जो एनर्जी को अगले स्टेप तक ले जाती हैं। तो क्रेब्स साइकिल की वो चार्ज की हुई बैटरियां यानी NADH और FADH2 अब अपनी सारी एनर्जी लेकर फाइनल स्टेप पर पहुंचती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS।
ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली पर प्रोटीन्स की एक चेन है। यहाँ पर एनर्जी को एक से दूसरे प्रोटीन पर पास किया जाता है, बिल्कुल रिले रेस की तरह। और इसी रेस के दौरान एटीपी की असली बम्पर फसल तैयार होती है। और यहीं पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रोल आता है। वो इस रिले रेस के आखिर में खड़ा होता है और फाइनल इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, जिससे पूरी चेन चलती रहती है। सोचिए, अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये चेन जाम हो जाएगी और एनर्जी बनना बंद। इसीलिए हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस तो देख ली, अब हिसाब किताब करने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें कुल कितने एटीपी मिलते हैं। ये बैलेंस शीट हमें पूरा हिसाब दिखाती है। कुछ एटीपी तो सीधे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में बन जाते हैं, लगभग 4 एटीपी। लेकिन ज्यादातर एटीपी यानी पूरे 34 एटीपी ईटीएस में ही बनते हैं, जब वो रिचार्जेबल बैटरियां यानी NADH और FADH2 अपनी एनर्जी देते हैं। तो कुल मिला के नतीजा क्या निकला? एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के पूरी तरह टूटने से एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें पूरे 38 एटीपी का शानदार नेट गेन होता है। जरा इसकी तुलना बिना ऑक्सीजन वाले फर्मेंटेशन से कीजिए, जहां सिर्फ 2 एटीपी मिल रहे थे। ये एफिशिएंसी का एक कमाल का उदाहरण है। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पॉइंट पर। ये जो रेस्पिरेशन का रास्ता है ना, ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक नहीं है। मतलब ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का ही काम नहीं चाहता। इसलिए रेस्पिरेशन पाथवे को सिर्फ कैटाबॉलिक यानी तोड़ने वाला कहना ठीक नहीं है। इसके लिए बेहतर शब्द है एम्फीबॉलिक। क्यों? क्योंकि इसमें कैटाबॉलिज्म यानी टूटना और एनाबॉलिज्म यानी बनना दोनों ही प्रोसेस शामिल हैं। और ये रास्ता सिर्फ ग्लूकोज के लिए ही नहीं है, फैट्स और प्रोटीन्स भी टूटने के बाद इस रास्ते में अलग अलग पॉइंट्स से घुस सकते हैं और एनर्जी दे सकते हैं। और इसका उल्टा भी सच है, अगर बॉडी को फैटी एसिड बनाना है तो वो इसी रास्ते से एसिटाइल कोए को बाहर निकालकर इस्तेमाल कर सकती है। ये एक शानदार इंटरकनेक्टेड ट्रैफिक सिस्टम की तरह है। और आखिर में एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी कोशेंट या RQ। ये कुछ नहीं, बस छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन का रेशियो है। इस रेशियो से पता चल जाता है कि फ्यूल के तौर पर क्या इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट जल रहा है तो ये वैल्यू ठीक 1.0 आएगी। तो हम इस सोच के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। ये जो रेस्पिरेशन का पाथवे है, ये एक ही समय में मॉलिक्यूल्स को तोड़ भी सकता है और नए मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी दे सकता है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। तो ये बात सेल के कमाल के मेटाबॉलिक एफिशिएंसी के बारे में हमें क्या बताती है?